कामिनी विवेक और खुशी के पास अभी भी मन में किलसी हुई खड़ी थी। अचानक खुशी के चेहरे पर इस्माइल आ गई। गेट पर अविनाश अवनी के साथ एंटर जो हुआ था। अवनी को देखकर उसके परिवार वालों की टेंशन दूर हो गई। चेहरे खुशी से खिल गए। लेकिन अवनी थोड़ी भड़की हुई थी। उसने अपने पापा से कहा, अवनी पापा ये कौन है? आप किसी को मुझे लेने नहीं भेज सकते थे आप। यशराज, क्या हुआ मेरा बच्ची, कुछ कह दिया। अविनाश हाथ आगे बांधे हुए खड़ा देख मुस्कुरा रहा था। अपनी शिकायत करते देखकर, यशराज क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ कह दिया। इन्होंने अवनी, बस मत पूछो पापा, इस आदमी ने मुझे पूरे रास्ते इरिटेट किया है। अनिरुद्ध हंसते हुए, अवनी बहन रिलैक्स, ये इसकी आदत है, सफर ने चुप नहीं बैठ सकता। जब कोई बोलता नहीं है तो उसे बुलवाने के लिए चिढ़ा देता है। तेरी बातों से लगता है तुम दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। चलो मैं करा देता हूँ। अविनाश मेरी बहन को तो तुम जान ही गए, और अवनी अविनाश है, तेरी होने वाली निशा भाभी की ताई का बड़ा बेटा। तुझे बाकी लोगों से भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अवनी जी भैया। अनिरुद्ध ने सबका इंट्रोडक्शन कराया। विशाल को छोड़कर शादी में अन्य सभी शामिल थे। देर वैसे भी बहुत हो चुकी थी। दुल्हन को उसकी बहन खुशी और कामिनी और बाकी और दुल्हन की सहेलियां नीचे लेकर आ रही थी। निशा के रूम से निकलते ही सबका ध्यान उसी पर गया। लाल शादी के जोड़े में सजे धजी मुस्कुराते धीरे धीरे कदमों से उतर रही थी। वीडियो रील वाला वीडियो बनाते हुए उतर रहा था। अनिरुद्ध की नज़र बस अब और कहीं देखना ही चाहती थी। नज़र उठाए बस निशा पर टिकी हुई थी। तान्या ने अवनी का हाथ पकड़कर भाई की ओर इशारा किया। तब अवनी ने अनिरुद्ध का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अवनी भैया अब बस करो, इतना मत देखो हमारी भाभी को। आज के बाद तो भाभी आपकी ही होगी, जी भरकर देखना। लेकिन अभी तो खुद को कंट्रोल करो, यहाँ सब है। अनिरुद्ध ध्यान हटाया। अब तक निशा को सारी लड़कियां स्टेज के पास ले आई। अनिरुद्ध ने हाथ देकर निशा को स्टेज पर चढ़ाया। अविनाश और उसकी फैमिली बड़ी ही खुश थी कि उनकी घर की बेटी का आज घर बसने जा रहा है। अनिरुद्ध जैसा अच्छा, नेक और शरीफ लड़का उसका जीवन साथी बनने जा रहा था। पूरी फैमिली की आंख में खुशी के आंसू थे, जो उन्होंने खुद को बाहर लाने से रोके हुए थे। अविनाश मुस्कुराते हुए अपने चाची चाची से, कितनी प्यारी लग रही है न, इन दोनों की जोड़ी शिवानी लगेगी क्यों नहीं। लाखों में एक लड़का जो ढूंढकर तुम मेरी बेटी के लिए लाए हो। अविनाश, चाची निशा आपकी बेटी है तो मेरी बहन है। आप जब ऐसे कहती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब अपने दोबारा कहा ना, मैं ये शादी अटेंड नहीं करूंगा। वरुण, अरे नहीं नहीं अविनाश, तुम ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुमने शादी अटेंड नहीं करी तो तुम्हारी बहन शादी भी नहीं करेगी। तुझे पता है ना, जितना प्यार तुम अपनी बहनों से करते हो उतना ही वो भी करती है। चलो हम लोग भी स्टेज के पास चले। सभी स्टेज के पास इकट्ठा हुए। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाई। जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने गिफ्ट देकर फोटो वगैरह खिंचवाई। एक तो पहले से ही इतना समय हो गया था, और न समय गवाते हुए सीधे मंडप में ले जाया गया दूल्हा दुल्हन को। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अब मंत्र किसको समझ आ रहे हैं? अविनाश को तो बिल्कुल समझ नहीं आते थे। संस्कृत में मंत्र उसे पकाऊ लगते थे। घर में जब भी पूजा सुंदरकांड होता था, अविनाश कभी उसमें शामिल नहीं होता था। लेकिन आज सबसे आगे खड़े होकर मुस्कुराते खड़ा हुआ था। ठीक उसके सामने अवनी खड़ी हुई थी। अविनाश अवनी को ही मुस्कुराते हुए देखा जा रहा था। जिसे कोई और नोटिस करे या नहीं, लेकिन कामिनी जरूर कर रही थी। कुछ देर में शादी संपन्न हुई। अगली सुबह निशा की विदाई कर दी। माँ ने दोनों की आरती करके अंदर आने को कहा, लेकिन तभी तान्या और अवनी दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। अवनी, एक मिनट भैया, पहले हमारा नेक तो दे दो। अनिरुद्ध, क्या अब तुम दोनों को भी पैसे चाहिए? अब नहीं बचा कुछ भी, ससुराल ने साली ने तो लूटा ही। अरे तुम दोनों तो मुझ पर तरस खाओ। तान्या, भैया, तरस गरीबों पर खाया जाता है। साली पैसों जहाँ जहाँ जितने मांग रही थी, वहां तो आपने एक बार भी आनाकानी नहीं करी, और हमने एक बार मांग लिया। वाह भाई। अवनी, तान्या, साली को भैया ने पैसे इसलिए एक बार कहने दे दिए क्योंकि साली आधी घरवाली होती है, इसे नाराज नहीं करते। और हमारा क्या, हमें तो दूसरों की पत्नियां बनना है जाकर। अनिरुद्ध, बस, इससे पहले तुम दोनों इमोशनल ब्लैकमेल करो। तुम दोनों का मुंह भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, फिर भी दूंगा, तुझे भी। अनिरुद्ध निशा की तरफ देखकर बोला। जवाब में निशा भी मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध ने अपने गले से गोल्ड चेन निकालकर अवनी के हाथ पर रख दी। अवनी, चेन ये मैं नहीं लूंगी। अब चेन को आधा आधा कैसे करूं?
तानिया और मुझे बराबर चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। निशा, अवनी वो चेन तुम अपने पास रखो, तानिया के लिए मेरे पास वैसी ही चेन है। निशा ने अपने पर्स से एक छोटा बॉक्स निकालकर तानिया को पकड़ा दिया। अनीता, निशा इसकी क्या जरूरत थी? निशा, माँ ये तो बहनों का अधिकार है, इसे कैसे मार सकते हैं? अवनी और तानिया, थैंक यू भाभी, लव यू। भैया अब अंदर आ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, आपको हमारी भाभी को गोद में लेकर अंदर जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध, क्या अवनी? अवनी, भैया आपे की बीबी को उठाने को कह रही हूँ, शर्माओ मत, कम ऑन भैया। ओके। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए अवनी को गोद में उठाया, अंदर ले जाकर सोफे के पास उतारने लगा कि अवनी ने फिर टोका। अवनी, अरे भैया इधर नहीं, सीधे कमरे में ले जाओ, भाभी रात भर से बैठी हुई हैं, उनकी कमर दुख गई होगी, उन्हें रूम में ले जाइए। अनिरुद्ध ने निशा को अपनी गोद में उठाया। बेचारी ने सबके सामने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में आने के बाद भी नहीं खोली। अनिरुद्ध ने निशा को गोद से जमीन पर उतारा, माथे पर प्यार से किश किया। किश करते ही उसने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराते हुए सीने से चिपक गई। अनिरुद्ध ने भी दोनों हाथों से उसे अपनी आगोश में ले लिया। कुछ देर ऐसे ही दोनों खड़े रहे। थोड़ी देर बाद दोनों हटे। अनिरुद्ध, अच्छा निशा, कैसा लगा आपको हमारा रूम? निशा, बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा है। ये घर और इस घर से अच्छे हैं, इस घर के लोग और आप। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैंने अपनी शादी को लेकर जैसे सपने बुने थे, उससे भी ज्यादा मुझे मिला है। थैंक यू गॉड, मेरी इतनी अच्छी किस्मत लिखने के लिए। निशा बोलती हुई घर की सजावट देखने लगी। अनिरुद्ध सीने में हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खड़ा देख रहा था। सारा कमरा फूलों से डेकोरेट हुआ था। एक दीवार पर अनिरुद्ध ने अपनी और निशा दोनों की फैमिली की फोटो लगाई हुई थी। निशा, अनिरुद्ध आपने मेरी फैमिली की भी फोटो लगाई है। अनिरुद्ध, नहीं, हमारी फैमिली की फोटो लगाई है। हिंदुस्तान में एक लड़का और लड़की की शादी नहीं, दो परिवारों की शादी होती है, तो हुई नहीं ये एक फैमिली, ये हमारी फैमिली है। निशा, वादा करो आप अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अनिरुद्ध निशा के पास जाकर वादा है, मैं कभी भी अपने इस परिवार को निराश नहीं करूंगी, बस उसमें हमेशा आपका साथ चाहिए। अजी मैं तो आपका गुलाम हूँ। अनिरुद्ध ने कहते हुए निशा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। दोनों की नजरें आमने सामने थी, बस खामोश मुस्कुराते हुए देखी जा रही थी। देखते ही देखते बहुत करीब आ गए। अनिरुद्ध ने जैसे ही किश करना चाहा, उसका फोन बज उठा। अनिरुद्ध अपनी शेरवानी की जेब से फोन निकालते हुए, अरे यार, इसे भी अभी बजना था, उठा लो, कोई जरूरी कॉल होगा। लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कॉल चल थी। अनिरुद्ध, अरे कौन है भाई, बात तो करो, हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी होती कॉल क्यों करते हैं? कहते हुए फोन काट दिया। निशा, रिलैक्स अनिरुद्ध, गुस्सा मत करो। फोन वाला इंसान, कहा आपका गुस्सा देख रहा है, आप अपना मूड मत खराब करिए। मूड खराब न करूं तो क्या करूं? कॉल करके खुद साइलेंट मोड में चला गया। ये कौन सी बात होती है, छोड़िए ना। ठीक है, छोड़ दिया। अनिरुद्ध का फिर मोबाइल बज उठा। वही अनजान नंबर था। निशा, अब किसका कॉल आया है? अनिरुद्ध, वही नंबर है। निशा, उठाइए और उससे पूछिए क्या परेशानी है। अनिरुद्ध, मैं जरा बाहर बात करके आता हूँ, आप यही रहिए। अनिरुद्ध फोन ओके करके घर से बाहर आ गया। निशा वापस रूम की सजावट देखने में लग गई। चमेली के फूल उसके फेवरेट थे, जो बेड पर बिछे हुए थे, गुलाब के फूलों में मिक्स किए हुए। अपने दोनों हाथों से उसने फूलों का हाथ में लिए, आंख बंद करके एक लंबी सी सांस लेकर फूलों की सुगंध अपने सांसों में उतार ली। तभी पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने बिना पलटे, बिना आंख खोले पूछा, निशा, हो गई बात? अनिरुद्ध, आपकी। पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस पीछे से कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर सिर टिका लिया। निशा के बदन से आती परफ्यूम की महक को अपने अंदर उतारने लगा। तभी दरवाजे से अनिरुद्ध अंदर आया, आवाज लगाते हुए। आवाज कान में पड़ते ही निशा की आंख खुली, दरवाजे पर नजर गई। अनिरुद्ध दरवाजे पर था। तभी घबराते हुए तुरंत पलटी। किसी अनजान लड़के का अपने करीब देखकर तुरंत दूर धक्का मारा। निशा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? अनिरुद्ध उस आदमी को अपनी बीबी के इतने करीब और जिस अवस्था में देखा था, उसका खून खोल उठा। निशा भागती हुई अभिनाश के पास आई। कुछ बोलती उससे पहले अभिनाश ने अपना हाथ उठाकर चुप करा दिया। अपने कमरे का दरवाजा लगाकर उस लड़के के पास जाकर उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से में पूछा, अनिरुद्ध, कौन है तू?
मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे करी और मेरे बेडरूम में घुसा कैसे? वो लड़का, हेलो ब्रो, मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये प्यार की हिम्मत है। मैं निशा से ही मिलने आया था। निशा, नहीं, अनिरुद्ध, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है। मुझ पर भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ। अनिरुद्ध ने फिर निशा की तरफ गुस्से में घूरा, ऐसे घूरा कि निशा वापस कुछ बोल ना पाई। अनिरुद्ध, तू जहाँ से आया था वहाँ से वापस चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा होगा, जान ले लूंगा। निकल यहाँ से। अनिरुद्ध खिड़की की तरफ उस लड़के को धक्का मारते हुए गुस्से में घूर रहा था। मारपीट इसलिए नहीं करी ताकि बाहर परिवार वालों को न पता चले। वो लड़का जाते जाते भी निशा को फोन का इशारा किया, जिससे अनिरुद्ध को और गुस्सा आ गया। अनिरुद्ध ने उस लड़के को जोर से धक्का मारकर खिड़की के बाहर कर दिया। खिड़की बंद थी। गुस्से में बेड पर बैठ गया। निशा पास आकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, निशा, अनिरुद्ध, मेरा विश्वास करो, मैं उस लड़के को नहीं जानती। जो आपने देखा वो सच नहीं था। वो लड़का कौन है? वो क्यों ऐसा कह रहा था? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उससे कभी नहीं मिली। प्यार करना तो बहुत दूर की बात। मेरी बात का भरोसा है ना? बोलो ना, चुप क्यों है? कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अनिरुद्ध, अच्छा, और मेरा क्या निशा? और क्यों आपकी बातों का यकीन करूं जब मैंने खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखी है? अरे, अगर आपको वो 2 कौड़ी का लड़का पसंद था, अपने माँ बाप से आपको उसके बारे में बताने में शर्म आ रही, तो मुझे बताती। कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। निशा, अनिरुद्ध, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अनिरुद्ध, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है। जो मैंने देखा उसे ही सच मानूंगा। मैं क्या कोई भी होता वो भी यही मानता। वो लड़का आपके इतना करीब था और आप मुझे उसे झूठ मानने पर मजबूर कर रही। निशा, नहीं अनिरुद्ध, मैं तो कमरे की सजावट और इन अपने फेवरेट फूलों की सुगंध में खोई हुई थी। मुझे लगा आप पीछे से आ गए। आपके अलावा इस घर में ऐसा कौन है जो मुझे छू सकता है? मुझे नहीं पता था कोई और लड़का मेरे पीछे है। अनिरुद्ध, बिलीव मी, और विश्वास करूं, इसका सबूत दे सकती हो कि आप उस लड़के को नहीं जानती। आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। निशा, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। अनिरुद्ध, जब श्री राम जी सीता मैया से अग्नि परीक्षा ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता? निशा, ये आपने अच्छा नहीं किया। प्यार किसी और से, शादी मुझसे। आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। निशा, अनिरुद्ध, ये सच नहीं है। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जैसे आज आपकी आंखों ने धोखा खाया है। ये सच नहीं है। मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। अनिरुद्ध, बस करो। मुझे या तो सबूत लाकर दो या अपना मुंह बंद करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपके वजह से मेरी लाइफ, मेरे परिवार के सपने जुड़े हुए थे। मेरे परिवार वालों को ये पता चलेगा कि आप किसी और से प्यार करती है, तो उन पर क्या बीतेगी? चली जाओ मेरी नज़रों से, दूर हटो निशा। अनिरुद्ध, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं आपको ही प्यार करती हूँ। जब आप मुझे देखने आए थे तभी मैंने अपना दिल आपको दे दिया। आपको अपनी पत्नी की बात से ज़्यादा उस लड़के की बात पर भरोसा है। अनिरुद्ध, हाँ है, क्योंकि वो लड़का इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। निशा, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में घर में किसी और को पता चले। अब क्या करूं? शादी हुई है, निभानी तो पड़ेगी। सुनो मेरी बात कान खोलकर। हमारा रिश्ता पति पत्नी का सिर्फ घर वालों के सामने है, इस बेडरूम में नहीं, समझी? आज का नज़ारा देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। घृणा हो रही है। अनिरुद्ध इतना कहकर उदास मन से बाहर चला गया। निशा बेड पर बैठकर रोने लगी। ऐसे रो रही थी कि बाहर आवाज न जा पाए। अविनाश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने मोबाइल में अवनी की फोटो देखकर खुश हो रहा था। तभी चाची ने आवाज लगाई, अभिनाश, अभिनाश, बाहर जरा हॉल में तो आओ। अभिनाश का ध्यान अवनी की फोटो से हटे तब तो सुने, शिवानी आंटी जी, आप परेशान मत हो, अभिनाश को मैं बुलाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। कामिनी कमरे में अंदर गई, बिना नॉक किए उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन अभिनाश अभी भी मोबाइल को देख रहा था। कामिनी ने मोबाइल में झांक कर देखा, देखते ही किल्स गई। कामिनी ने अपनी और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मोबाइल छीन लिया। अभिनाश, कामिनी तुम घर नहीं गई? कामिनी, हाँ मैं। ये क्या बदतमीजी है? पहले तुम बिन नॉक किए कमरे में चली आई और फिर ऊपर से मेरा मोबाइल छीन लिया। वापस करो। सॉरी। मोबाइल छीनने का लिए क्या करूं, करना पड़ा। तुम्हें शिवानी आंटी ने कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अब चलो। अभिनाश, ठीक है, चलो।
और आगे से मेरे कमरे में नॉक करके आना, समझी नहीं? बिल्कुल। तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये नहीं यार, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बचपन वाली बात अलग थी। खैर, मैं किससे अपना सिर मार रहा हूँ? हाँ चाची बोलो, किस लिए बुलाया था? अविनाश, रात बहुत हो चुकी है, कामिनी को घर छोड़ आओ। अविनाश, क्यों, इसलिए बुलाया था आपने? मैं नहीं जा रहा, ड्राइवर छोड़ आएगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। अविनाश, ड्राइवर घर जा चुका है अपने, अब तुम छोड़ के आओ। बेचारी लड़की अकेले जाएगी क्या? जा, तुझे मेरी कसम। ओके चलो, कहते हुए घर के बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। थैंक यू अविनाश, और ऐसे मुझसे जान मत छुड़ाया करो, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चलो उतरो, तुम्हारा घर आ गया। कामिनी कार से नीचे उतरी। अविनाश बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। कार लेकर, मुझे पता है अविनाश, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें ही अपना सब कुछ मान लिया। कामिनी खुद से मुस्कुराते हुए बड़बड़ाती हुई बोली। अपने घर के अंदर जाने लगी, तभी एक लड़का पीछे से आवाज लगाकर बोला। ये वही लड़का था जो निशा के अभी नए बने रिश्ते में आग लगा के आया था। वही लड़का। हेलो मैडम, सलाम। कामिनी, तुम यहाँ? मैंने मना किया था, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपका काम हो गया। कामिनी खुश होते हुए, वेरी गुड, ये लो पैसे, और अब दोबारा अपना फेस लिए यहाँ मत आना। कामिनी अपने घर में गई, घर से पैसे लाकर उस लड़के को दे दिया। लड़का, ओके मैडम जी, सलाम, चलता हूँ। कोई और काम हो तो याद करना। कामिनी, फिलहाल में नहीं है, तुम जाओ। उस लड़के के जाते ही कामिनी मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। अनिरुद्ध अपना तकिया लिए दूसरे रूम में जाकर सो गया। निशा बेचारी अपनी सजी हुई सुहागरात की सेज देखकर रोई जा रही थी। बचपन से गुड्डे गुड़िया की ब्याह से लेकर खुद के ब्याह के सपने देखती आई। निशा के एक झटके में सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्या क्या सोचा था उसने, अपने जीवन साथी के रूप में हर बुरे वक्त में उसका साथ देगा, उस पर विश्वास करेगा। लेकिन सपने इस जहां में हर किसी के सच तो नहीं हो जाते। अगली सुबह अवनी के घर में सब नहा धोकर रेडी होकर हॉल में आ गए, सिवाय अनिरुद्ध के नीलम। अवनी बेटा, भैया भाभी को जरा देखा, क्या पता निशा को तेरी हेल्प की जरूरत हो। जी माँ, अभी बुलाकर लाती हूँ। अवनी अनिरुद्ध के रूम की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी डोरबेल बजी। वो दरवाजे की ओर बढ़कर गेट खोलने पहुंची। सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर सब थोड़ा घबरा गए। अवनी, पुलिस हमारे घर पर? क्या हुआ इंस्पेक्टर? अंदर आइए, मैं आप लोगों को एक बुरी खबर देने आया हूँ। यशराज, बुरी खबर? क्या हुआ इंस्पेक्टर, बताता हूँ, आपके घर के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अवनी की माँ, नहीं इंस्पेक्टर, मेरा बेटा अनिरुद्ध और बहू अपने रूम है। अवनी, जा बुला ला। अरे लो, नाम लिया, आ गया। अनिरुद्ध, निशा कहाँ है, उसे भी जगा लेता। देख इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं कौन सी बुरी खबर सबके सामने बताना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, ओ तो आप हैं अनिरुद्ध, निशा के पति? अनिरुद्ध, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला मेरी पत्नी का नाम निशा है? और हुआ क्या, कौन सी बुरी खबर लाए हैं आप? पलजीज, जल्दी आइए, टेंशन हो रही है। हमें खाई के पास आपकी कार मिली है और आपकी पत्नी का सुसाइड नोट मिला है। उसमें शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी अनिरुद्ध से कर दी। लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैंने ही अपने घर में किसी को बताई नहीं थी। मैंने सोचा शादी के बाद मैं अपने प्यार को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकूंगी, लेकिन नहीं कर पा रही। मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह पा रही, इसलिए मैं रात में ही घर में सबसे छिपकर अपने प्यार से मिलने गई थी। लेकिन मेरी शादी होने के वजह से अब उसने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये सुनकर घर में सबके मुंह खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। अनिरुद्ध ने पुलिस के हाथ से सुसाइड नोट लेकर पढ़ा। अवनी की बुआ, हाय हाय, खुद ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन हमारे अनिरुद्ध की तो जिंदगी खराब कर दी न। अरे, जब निशा दूसरे लड़के से प्यार करती थी, अपने परिवार वालों को पहले ही बता देती। अब अनिरुद्ध का क्या होगा? हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग तो यही समझेंगे नई नवेली दुल्हन ने सुसाइड कर लिया। जरूर उसके ससुराल में कुछ हुआ है। यशराज, अनीता, चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो, होश में बात करो। ये वक्त ऐसी बात करने का है भैया, लेकिन कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। बुआ पलजीज, चुप हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये सुसाइड नोट निशा ने लिखा है और उसने सुसाइड किया है, तो क्या उसकी डेड बॉडी हम देख सकते हैं?
अनिरुद्ध अपने मन में कल रात की घटना को याद करते हुए बोला, इंस्पेक्टर, एम सॉरी अनिरुद्ध जी, हमें तो आपकी कार में आपकी पत्नी के नाम का लेटर मिला है। उनकी शादी के जोड़े का दुपट्टा, सैडल वगैरह ही मिले हैं। उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। अगर खाई में गिरी है तो डेड बॉडी मिलना मुश्किल है। नीचे खाई में बहुत मगरमच्छ है। आप लोग निशा के घर का एड्रेस दीजिए। हम सुसाइड नोट की उनके परिवार से जांच करवाना चाहते हैं कि ये लिखावट उसी की है। नहीं, अनिरुद्ध ने निशा के घर का एड्रेस दिया। पुलिस ने जाकर लिखावट दिखाई। निशा के परिवार वालों ने कंफर्म कर दिया लिखावट उसी की है, लेकिन सारे परिवार को यकीन नहीं हो रहा था। सुसाइड नोट पर लिखी बात पर उन्हें अच्छे से मालूम था उनकी बेटी ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती थी। अब सारा परिवार अवनी के परिवार के खिलाफ था। उन्होंने उसके परिवार के खिलाफ केस भी किया, लेकिन फैसला सुसाइड नोट और निशा की डेड बॉडी न मिलने को मद्देनजर रखते हुए सुनाया गया। जब से ही अविनाश और उसके चाचा चाची अविनाश के परिवार के दुश्मन बन बैठे, नफरत करने लगे। अविनाश ने अपने जीवन का मकसद अवनी के परिवार को बर्बाद करना ही बना लिया। कमरे का दरवाजा पर नॉक हुआ। अवनी यादों से बाहर आई, दरवाजे की ओर देखा। गेट पर खुशी और नीता खड़े थे। अवनी की आंखों में आंसू थे। आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, खुशी आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? डाइनिंग टेबल पर चलिए। और खुशी तुम चाचा जी और चाची जी को भी बुला लाओ। मेरी तो सुनेंगे नहीं, चलिए बाहर चलिए। अवनी कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। नीता ने हाथ कहकर रोका। नीता, अवनी बेटा तुम रो रही थी? अवनी, नहीं माँ, वो बस पुरानी बात याद आ गई। नीता, अवनी बेटा आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिंदगी भर अविनाश और चाचा चाची की नफरत सहती रहोगी क्या? अविनाश ने तुमसे शादी तुम्हें और आपके परिवार को तकलीफ देने के लिए करी है, और तुम जिंदगी भर निशा की हुई गलती की सजा भुगतोगी। उसने सुसाइड किया तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। हमारी निशा किसी और से प्यार करती है। अरे करती थी तो हमें बता तो सकती थी। उसके वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो, दो परिवारों में दुश्मनी पैदा हो गई। सच में निशा होती तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। निशा ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अवनी, नहीं मान जी, ऐसा मत कहिए। वो जहाँ कहीं है इस वक्त उनके लिए अच्छी ही दुआ मनाइए। बुरा मत सोचिए। नीता, सच में अवनी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी बहू बनी हो। वैसे एक बात बताओ, जब तुम शादी वाले दिन हमारे घर आई थी ना, अविनाश के साथ तुम मुझे बहुत पसंद आई। पहली ही नजर में भा गई थी तुम मुझे। अविनाश के लिए निशा और अनिरुद्ध की शादी के बाद मौका देखकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, सोच लिया था मैंने। लेकिन ऐसा मौका तो नहीं आया। लेकिन भगवान ने तुम्हारी जोड़ी शायद अविनाश के साथ आसमान में ही बना दी थी। खुशी, एक खुश में मौका आत किया था। अब बस करो, बातें ही करते रहोगे। हम लोग यहाँ किस लिए आए थे? अवनी, भाभी को बुलाने ना। अब बाकी बातें में पहले पेट पूजा कर ले। और भाभी, एक बात बताऊं, हम लोग भूल ही गए पूछना। अवनी, क्या खुशी? खुशी, भाभी आप आ कहाँ से रही थी? बहुत परेशान नजर आ रही थी। अवनी, वो हॉस्पिटल से आ रही थी। पापा को हार्ट अटैक आया था। नीता, क्या? ओ माय गॉड, फिर तुम घर क्यों आ गई? तुम्हें उन्हीं के पास रहना चाहिए था। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत होगी। अवनी, मैं तो वहाँ रहना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने आप लोगों की आने की खबर दी, मुझे वापस बुला लिया, गुस्सा करके। नीता, हे भगवान, इस लड़के में सारी इंसानियत खत्म हो गई है। दुश्मनी निभाते हुए। अवनी, नहीं माँ, अविनाश नफरत तो करते हैं हमारे परिवार से, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं मरी। पापा के ऑपरेशन में 3 लाख रुपए लगने थे। अवनी ने सारी हॉस्पिटल बात माँ को बताई। ये सुनकर माँ और खुशी की आंखों में एक चमक सी आ गई। नीता, अविनाश ने पैसे दिए? अवनी, हाँ माँ, अविनाश बहुत अच्छे इंसान हैं। बस कुछ गलत फहमियां मिट जाएं, जो कि वो जानकर मिटाना नहीं चाहते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर अविनाश ने मुझसे शादी मुझे तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए की है, तो मैंने भी अविनाश से शादी उसकी गलत फहमी मिटाने के लिए की है। उसे मानना ही पड़ेगा। निशा की सुसाइड करने की वजह अनिरुद्ध भाई या हमारा परिवार नहीं है। नीता, बहुत अच्छे। अवनी, अच्छा, तुम अपने घर वालों को फोन करो, अपने पापा की खबर ले लो। लगाओ अभी फोन। अवनी ने तानिया को फोन लगाया। अवनी के पापा को होश आ चुका था। सब उनके आसपास बैठे थे। तानिया फोन लेकर बाहर आई। तानिया, हेलो दीदी, मैं आपको फोन करने ही जा रही थी। मामा जी को होश आ गया, सच। थैंक यू छुटकी, थैंक यू तानिया। दीदी मैं फोन रखती हूँ।
हाँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना, पैसों की जरूरत हो तो मुझे तू बता देना। ओके दीदी, बाय। अवनी फोन काटकर चलो माँ डाइनिंग टेबल पर चलिए। अब सब ठीक है। मेरे दिल को कितना सुकून मिला है, मैं बता नहीं सकती। नीता ठीक है चलो, तीनों अवनी के रूम से निकलने लगे। तभी अवनी के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आया, जिसे देखकर अवनी ने खुशी और माँ के सामने उठाया नहीं, दोनों को आगे जाने को कह दिया। उनके आगे जाते ही फोन उठाया। अवनी, हेलो निशा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों, क्या हुआ, कोई जरूरी बात करनी है? निशा, नहीं बस अकेले मन नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेना, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ओके बाय। कहते हुए अवनी ने फोन कट किया। फिर एक बार अपनी यादों की अतीत में चली जाती है। निशा की सुहागरात वाली रात। अवनी देर रात तक जगी हुई विशाल से फोन पर बात करते हुए अपने कमरे में टहल रही थी। अवनी, अच्छा विशाल चलो फोन रखो, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट। विशाल, नहीं नहीं फोन मत रखना। अवनी, क्यों विशाल, मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। विशाल, आई नो, बस थोड़ी देर और बात कर लो। अवनी, नहीं विशाल, सच में बहुत थक गई। तुम्हें पता है ना, कल रात सफर से सीधे शादी में पहुंची थी, तब से एक पैर पर खड़ी हुई हूँ। विशाल, अच्छा ठीक है, सॉरी। क्या करूं, जब तक तुमसे जी भरकर बात नहीं कर लेता मुझे नींद नहीं आती। हाँ हाँ, अभी तो मेरे लिए इतना मरते हो, जेब शादी हो जाएगी तो कान में तेल डालकर बैठ जाया करोगे। विशाल, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बातों से कभी बोर नहीं होने वाला। तुम्हारी आवाज मैं हर जगह हर समय, अपनी सुबह की शुरुआत तुम्हारी आवाज सुनकर, दिन खत्म भी तुम्हारी आवाज पर ही चाहता हूँ। यार ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे होने वाले साले की आज सुहाग रात है। हमारे लाइफ में ये दिन कब आएगा? जरूर, सब्र करो, सबका फल मीठा होता है। विशाल, सब्र ही तो नहीं होता। अवनी, सब्र तो करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो सो जाओ, गुड नाइट। विशाल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अवनी ने फोन काटा, बेड पर जाकर लेट गई। फिर खाली जग देखकर वापस उठ खड़ी हुई। ओ गॉड, पानी तो है ही नहीं, रात में प्यास लगेगी, मैं किचन से पानी ले आती हूँ। कहते हुए अवनी ने जग उठाया, रूम से बाहर निकली तभी उसने देखा कि कोई छत की ओर जा रहा है। उसने जग किचन में रखा, वो भी छत की ओर जाने लगी। छत पर जाकर देखा तो दग रह गई। निशा छत पर आई थी, सुसाइड करने के लिए छत की ग्रिल पर खड़ी थी। अवनी दौड़ती हुई पास गई। जैसी जी निशा कूदने को हुई, अवनी ने हाथ कहकर अपनी ओर खींच लिया। अवनी, भाभी क्या हो गया आपको? आपका दिमाग खराब हो गया जो सुसाइड कर रही हो? क्या हुआ भाभी? निशा, छोड़ दो अवनी, मुझे मरना है, मैं जीकर क्या करूंगी? अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में सबको न पता चले इसलिए चिल्लाई नहीं। आखिर माजरा क्या था, सब जानना चाहती थी। अवनी, भाभी रोना बंद कीजिए, होश में आइए। आखिर आप सुसाइड क्यों कर रही हो? आज तो आपकी शादी हुई है, इतना बड़ा खुशी का पल है। क्या हुआ भैया, और आपका किसी बात पर झगड़ा हो गया है तो आपस में बात करके सोल्व कीजिए, सुसाइड कहाँ का हल है। चलिए भाभी, मैं भैया से आपकी बात कराती हूँ। क्या हुआ भाभी, बताइए, इतना बड़ा कदम आप कैसे उठा सकती हो? आपने हम सबके और अपने परिवार भैया के बारे एक बार भी नहीं सोचा। निशा रोते हुए, और अवनी, मेरा क्या, ऐसे जीकर मैं क्या करूंगी जो मेरा पति मुझ पर भरोसा ना करे। अवनी, क्या कह रही हो आप भाभी? मुझे साफ साफ बताइए, एक दो घंटे पहले तो सब ठीक था, तो ये अचानक क्या हो गया? आप दोनों के बीच निशा, अवनी, मैं करूं, कैसे तुम्हारे भैया को यकीन दिलाऊं? अवनी, किस बात का? भाभी, निशा ने रोते हुए सारी बात अवनी को बताई। ये सुनकर अवनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अपनी पत्नी पर यकीन नहीं कर रहा था। अवनी, भाभी ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इसमें आपकी या भैया की कोई गलती नहीं है, तो क्यों खुद को और भैया को सजा दे रही हो? निशा, अवनी, मैं तुम्हारे भैया को सजा कहाँ दे रही, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में बसाने से पहले निकाल दिया। उनका कहा एक एक लफ्ज मेरे दिल में गहरा घाव कर रहा है। शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन दिलों के घाव कैसे भरेंगे? ये लांछन जो लगा है उसका क्या? तुम्हारे भैया मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। अवनी, क्यों नहीं देंगे दर्जा? जरूर देंगे, और आप पर विश्वास भी करेंगे। पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर सबसे पहला वचन उन्होंने आपको विश्वास का ही दिया था। और भाभी, आपको इसमें जान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे करने से आप अपने साथ इंसाफ नहीं करेगी। आपको अपने लिए लड़ना होगा, पता करना पड़ेगा आखिर वो लड़का कौन था और उसने ऐसा किया क्यों। ये नहीं जानना चाहेगी,
आखिर दुश्मनी क्या है? उस लड़के की आपसे जो आपकी जिंदगी में आग लगा कर गया है। निशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं अवनी, क्यों? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं। अवनी, भाभी जल्दबाजी में लिया फैसला ठीक नहीं है। इतनी कमजोर मत बनो। जब आप गलत नहीं हो तो सुसाइड क्यों करोगी? अपने आप को अपनी मर्जी के बिना हाथ लगाने वाले को सजा नहीं दोगी। ऐसे ही जाने दोगी उस आदमी को? निशा, हाँ अवनी, मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू अवनी, मुझे रोकने के लिए। अब मैं क्या करूँ अवनी, तुम ही बताओ। अवनी भाभी, ये ऐसी बात नहीं है जो ढोल लेकर सबको बताते फिरे। इसमें आपकी बेवजह बदनामी होगी। और देखो, भैया भी नहीं चाहते कि तुम्हारी ये बात घर में किसी को पता चले। तभी तो बस अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं। बस आपको भैया के सामने साबित करना है। उस लड़के के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। देख लेना, एक दिन आप पर विश्वास भी करेंगे। निशा, यानी मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? अवनी, नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करूंगी मैं करूंगी, आप बस वही करो जो मैं कहती हूँ। आपकी मनबे मैं बात हूँ। इससे पहले मैं एक औरत हूँ। आप वही कीजिए जो मैं आपको कहती हूँ। हमें उस लड़के को पकड़ने के लिए, सच्चाई पता करने के लिए प्लान बनाएंगे। निशा, ठीक है अवनी, तुम जो कहोगी मैं करूंगी, तुम बस प्लान बताओ। अवनी ने सारा प्लान समझाया। निशा ने वही किया। अपने हाथ से नकली सुसाइड नोट में झूठ बात लिखकर अविनाश की कार में बैठकर कार को खाई के पास छोड़कर उसमें अपनी सैडल, दुपट्टा और सुसाइड नोट छोड़कर अवनी की एक दोस्त के घर चली गई, जहां अवनी ने उसके रहने का इंतजाम कर दिया था। अवनी, बाहर से माँ की आवाज आई। अवनी एक बार फिर अपने अतीत की यादों से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए हॉल में चली जाती है।